हार्ट अटैक से कैसे बचें। हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे कंट्रोल करना चाहिए, या शुगर है उसे और स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना चाहिए। आप ये आपको डिजीजेस ना हो, देन यू आर एब्सोल्युटली ओपन टू कंटिन्यू द एफर्ट्स विच यू आर डूइंग। कोई हाइकिंग करना चाहते हो, रनिंग करना चाहते हो या स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो, तो पहले उन्हें एक बार अपना चेकअप करा लेना चाहिए, जैसे कि टीएमटी, ताकि वो पता चले कि वो कितने फिट है एक्सरसाइज करने के लिए। बिल्कुल सडन सही। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। डेली 40-50 मिनट की आप ब्रिस्क वॉक करें, खाने पे डिसिप्लिन रखें। तो कैसे किसी को पहले ये पता चले भी उसको आगे हार्ट अटैक होने के, हृदयघात होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल है, ज़्यादा रिस्क पे है। हेलो, वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ मेदांता हार्ट बीट्स। I am your anchor and host, Dr. Rajneesh Kapoor, Chairman Interventional Cardiology at Medanta, and it's a proud moment again for me to connect to all of you. We keep discussing lot of topics and lot of issues related to heart disease, and idea is to make everybody aware that how to keep your heart healthy. हार्ट अटैक से कैसे बचें, कैसे आपकी हृदय की सारा स्वस्थ रहे और आपको प्रॉब्लम्स ना हो हृदय के कंटेक्स्ट में, ये हमारा इस एपिसोड का मोटिव है। और इसी के चलते आज हमारे साथ डॉक्टर बिनय हैं। डॉक्टर बिनय एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं एनसीआर फरीदाबाद रीजन में, और बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं लोगों को, हार्ट के सभी मरीज़ों को। तो आज डॉक्टर बिनय से बातचीत करेंगे। वेलकम डॉक्टर बिनय। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी, और दिस इज प्राउड मोमेंट फॉर मी, सो दैट आई कैन गेट कनेक्टेड टू पीपल, especially younger generation, because today lots of younger people are suffering from coronary artery disease and various heart disease. So it is very unpredictable these days. Heart disease is defying all the age limits. आजकल ये नहीं पता चलता, पहले हम मानते थे 55 के बाद ही हार्ट डिजीज़ शुरू होता है। आजकल हमारी प्रैक्टिस में 25 साल 30 साल के नौजवान सब हृदयघात से, हार्ट अटैक से आते हैं। इवन सडन कार्डियक डेथ भी बहुत कॉमन है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे जो रिस्क फैक्टर हैं, पहले यूजली हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये डिस्लिपिडीमिया, ये यूजली अबाउट 50 अबाउट 60 होते थे, मगर अब हम ये देख रहे हैं कि 30s के एज में भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबिसिटी ये काफ़ी कॉमन हो रहा है। तो आज इस एपिसोड में हम यही चर्चा चाहते हैं, लोगों तक ये पहुँचे कि कैसे किसी, जो लोग 40 के 45 के सभी लोग सोचते हैं अभी हम तो बिल्कुल हेल्दी हैं, हमें तो कोई हार्ट डिजीज़ हो नहीं सकती, और आगे चल के दो साल बाद, 4 साल बाद किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। तो कैसे किसी को पहले ये पता चले भी उसको आगे हार्ट अटैक होने के, हृदयघात होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल है, ज़्यादा रिस्क पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को अपनी एक रिस्क प्रोफाइलिंग करनी चाहिए। और पहले हम ऐसा एज्यूम करते थे कि अबव 40 हर किसी को करना ही चाहिए रिस्क प्रोफाइलिंग, बट अब मुझे लगता है कि अराउंड 30 के ऊपर अब स्टार्ट कर देना चाहिए रिस्क प्रोफाइलिंग। रिस्क प्रोफाइलिंग में हम जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री अगर है हार्ट डिजीज़ की, और अगर कोई स्मोकिंग करता है, और ओबेसिटी है, सीडेंट्री हैबिट है, यहाँ किसी को फैमिलियल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, हाँ बिल्कुल, जिसकी फैमिली में हाई कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल को अपने रिस्क को हिसाब से रिस्क कैलकुलेटर यूज़ करना चाहिए। और अगर ये स्कोर ज़्यादा आता है तो हमें और वर्कअप करना चाहिए, और इंटेंसिव वर्कअप, जैसे कि CRP लेवल या लिपोप्रोटीन A लेवल, और कैरोटिड इंटिमल थिकनिंग, और CT कोरोनरी स्कोरिंग। तो डिपेंडिंग अपॉन the amount of risk factors, they should go ahead with more investigation, more intensive investigation, ताकि उनको पता चल सके कि वो कितना रिस्क है उनको। बिल्कुल। सो डॉक्टर बिनय ने बहुत अच्छा बताया भी 40 के बाद या 35 के बाद अगर आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग में आपके रिस्क फैक्टर्स हार्ट डिजीज़ के लिए ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, स्मोकिंग का इंसिडेंस, अगर कोई स्मोकर है, फैमिली में अगर किसी को हार्ट डिजीज़ चलती है, स्पेशली किसी की फैमिली में अगर किसी यंग इंडिविजुअल को 50 साल के नीचे हार्ट अटैक आया है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री मानी जाती है। तो अगर ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं तो
उसके चलते आप अपना स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर कराएं। और उस स्क्रीनिंग में डॉक्टर विनय हमें बता रहे हैं, एक सिंपल सारे अपने ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराएं जिसमें शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो, जिसमें आपका एक हृदय का इकोकार्डियोग्राफी का टेस्ट हो, एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से टेस्ट है कैरोटिड इंटीमल मीडियल थिकनेस, जिसमें जैसे यहाँ कैरोटिड आर्टरी में वो रख के देखा जाता है उसकी थिकनेस क्या है। जिस पेशेंट में, जिस इंडिविजुअल में वो थिकनेस ज़्यादा पाई जाए तो आगे चल के हृदयघात के लिए, हृदय की बीमारी के लिए ज़्यादा वल्नरेबल पाया जाता है। तो बहुत सिंपल टेस्ट है, बट हमें ये बता देता है भी इस इंडिविजुअल को आगे चल के हृदय डिजीज़, हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं या नहीं। और यहाँ सीटी कोरोनरी कैल्शियम स्कोर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले हमारा थ्रेशोल्ड रहता था भी हम सीटी स्कैन उन्हीं पेशेंट्स में करें जिनका टीएमटी खराब आता है। आई थिंक आज जैसे इतना तेज़ गति से हार्ट डिजीज़ बढ़ा है तो उससे सीटी को का थ्रेशोल्ड कम रखना चाहिए। रिस्क प्रोफाइलिंग में अगर आपके रिस्क फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं तो अपना किसी पॉइंट पे सीटी कैल्शियम स्कोर कराएं। अगर सीटी कैल्शियम स्कोर बहुत कम है, 50 के नीचे है, तो आप बहुत अच्छे से सेफ़ माने जाएंगे, सेफ़ जोन में है। अगर आपका सीटी कैल्शियम स्कोर 200-300 से बढ़ने लगता है मात्रा में, देन आपको और ज़रूरत है आगे एडवांस टेस्टिंग में, जिसमें सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी या नॉर्मल एंजियोग्राफी भी आती है। तो एक तो ये हो गया अर्ली डिटेक्शन। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो हमारे पेशेंट्स आते हैं इतने, तो वो बहुत से टाइम उनको एक दुविधा होती है अभी उनके आर्टरीज में जी 40 से 50% ब्लॉकेज मिल गया है। अब 40 से 50% पे कोई स्टेंटिंग या बाईपास तो होने का डिसीजन नहीं हो सकता, बट वो आगे कैसे सतर्क रहे? तो अगर उनको सपोज किसी वजह से एंजियोग्राफी हुई और उसमें 50% या उससे 40 की तरह ब्लॉकेज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी जो रिस्क प्रोफाइलिंग है उसको और स्ट्रिक्ट करना चाहिए। अपने अगर उन्हें ब्लड प्रेशर है, उसे हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे कंट्रोल करना चाहिए, या शुगर है उसे और स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उनमें एलडीएल टारगेट 100 के नीचे रखना चाहिए। और अगर उसके लिए अगर एक्सरसाइज करके या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट कंट्रोल करके अगर वो कंट्रोल होता है फिर तो अच्छा है, नहीं तो फिर उन्हें दवाई लेने की भी ज़रूरत है। तो उनका एलडीएल लेवल 100 के नीचे तो होना ही होना चाहिए। सो ये एक बहुत बड़ा अवेयरनेस पॉइंट है सबके लिए, जिसमें किसी में डिजीज़ सेट इन हो गया, मतलब प्लाक फॉर्मेशन या ब्लॉकेज बनना स्टार्ट हो गया है, तो जैसे डिस्कशन से ये निकल के आया कि अपने रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना सतर्क रहें। जिसमें खान पान आता है, डाइटरी कंट्रोल, आप सब तली हुई चीज़ों से बचें, आप फ्राइड चीज़ें या मिठाइयों का सेवन कम से कम करें, और डेली व्यायाम करें 30 से 40 मिनट, ताकि आपके कोलेस्ट्रॉल और शुगर्स और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। और जैसा डॉक्टर विनय ने बताया, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, वो अपना अच्छे से पूरा मेटिकुलस तरीके से अपने शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। और इसके बाद अगर आपके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं आते हैं तो आपको दवा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। और दवा, एक तो दवा स्टैटिन यूज़ करते हैं हम लोग, तो कुछ और भी पेशेंट्स की ये डिमांड रहती है, वो पूछते हैं अभी स्टैटिन से कई लोग इंटॉलरेंट होते हैं, जैसे किसी को मसल पेन हो गया या बॉडी एक्स हो गया, तो क्या स्टैटिन के अलावा भी और कुछ आप ऑप्शन बताना चाहोगे? हाँ, अगर स्टैटिन से टॉलरेट नहीं कर रहे हैं या स्टैटिन सफिशिएंट नहीं है एलडीएल को गोल तक पहुंचाने के लिए, तो फिर उसके अलावा एजिटिमेब भी है ऑप्शन, फेनोफेब्रिड भी ऑप्शन है। इसके अलावा इंजेक्टेबल भी आते हैं, इनक्लिसरान वगैरह इंजेक्शन हैं, जिसको हम हर 6 महीने पे इंजेक्शन लगता है, और इससे एलडीएल लेवल काफ़ी कंट्रोल में आ जाता है। इनफैक्ट ये 50 तक से नीचे भी आ सकता है, और ये एक प्रोटेक्शन देता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को लेकर। हमारी कार्डियोलॉजी में ये माना जाता है, जो पेशेंट्स ज़्यादा रिस्क फैक्टर हैं जिनमें हार्ट डिजीज़ के, उनमें अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वो उनका रिस्क फैक्टर बहुत तेज़ गति से एम्पलीफाई होता है। और वो पेशेंट्स अगर जितना कम से कम कोलेस्ट्रॉल ले जाएं, 50 तक ले जाएं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, 60 तक ले जाएं, तो उनमें उसका बचत भी ज़्यादा होता है।
वो ज़्यादा इम्यून होते हैं आगे चल के हार्ट अटैक से, हार्ट डिजीज़ से। जो ब्लॉकेज है, जैसे कोई व्यक्ति है जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसमें ब्लॉकेज 50% से 80% तक जा सकता है 1 साल के अंदर। बट जो व्यक्ति अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखता है, अपना शुगर कंट्रोल रखता है, तो उसमें प्लाक का जो प्रोग्रेशन है, ब्लॉकेज का जो प्रोग्रेशन है, वो काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है या रुक जाता है। और यही हमारा मोटिव है भी, अगर आप में 40-50% के ब्लॉकेज पाए भी गए तो उनका प्रोग्रेशन ना हो आगे, वो आगे नहीं बढ़े, तब आप हार्ट अटैक से बचे रहते हो। अगर हम एलडीएल अच्छे से कंट्रोल करते हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं तो हमारे प्लाक का रिग्रेशन भी हो सकता है। हाँ, और इनफैक्ट यंग जनरेशन को मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको एक चैलेंज लेना चाहिए। चैलेंज ये कि 55 या 60 तक उनको कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या उससे एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ ये डेवलप ही ना हो। और ये वो तभी कर सकते हैं जब वो रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपने खान पान पे ध्यान दें, जैसे कि फ्राइड चीज़ें नहीं लें और स्मोकिंग अवॉइड करें, अपने स्ट्रेस फैक्टर को कम करें। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एक मेजर रिस्क फैक्टर है। बिल्कुल। मैं नहीं जानता, जो लोग सब इसको देख रहे हैं, क्या वो अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक कराते हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सिंपल ब्लड प्रेशर का बड़ा होना साइलेंटली आपके हार्ट को या और भी ऑर्गन्स को, ब्रेन को या आइज पे इफेक्ट डालता है और उसको ख़राब करता चला जाता है। तो सतर्क रहें, अपना ब्लड प्रेशर हमेशा कॉन्स्टेंटली और रेगुलर वे में चेक कराएं, अपने शुगर्स को चेक कराएं, अपने कोलेस्ट्रॉल्स को चेक कराएं, और नियमित रूप से अगर आप इनको कंट्रोल में रखेंगे तो आपका हार्ट हेल्थ बहुत बढ़िया रह सकता है। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा आगे चल के किसी प्रोसीजर का। हाउएवर, अगर दूसरा सबसेट है जिसमें ये सब चीज़ें ख़राब हैं, तो बहुत जल्दी उनकी ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस हो सकती है, उनको हार्ट अटैक आ सकता है, तो बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ सकती है उनको किसी न किसी कार्डियक प्रोसीजर की, चाहे वो स्टेंटिंग हो, चाहे वो बाईपास हो। बट हमारा मानना यही है भी आप इससे बचे रहें, और इससे बचे रहने का तरीका यही है भी आप बिल्कुल सतर्क रहें, अपने रिस्क फैक्टर्स को पूरा कंट्रोल में रखें, उनको कंट्रोल से बाहर नहीं जाने दें। उसके लिए थोड़ा लाइफ में डिसिप्लिन ज़रूर चाहिए। डेली 40-50 मिनट की आप ब्रिस्क वॉक करें, खाने पे डिसिप्लिन रखें, और स्मोकिंग है तो स्मोकिंग को बंद करें, बिल्कुल नहीं चल सकता। स्मोकिंग और हार्ट डिजीज़ एक ऐसी चीज़ है जो स्मोकिंग हार्ट डिजीज़ को बहुत तेज़ गति से बढ़ाती है, तो ये साथ नहीं चल सकता भी, आप हार्ट को भी हेल्दी रखें और स्मोक भी करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सीडेंट्री है ना, सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग। सो अगर किसी के कोई 10 से 12 घंटे बैठ के काम कर रहा होता है तो उसे मिनिमम 40 मिनट की एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए, ताकि उसकी जो साइड इफेक्ट है उसको नलीफाई हो जाए। बिल्कुल। तो ये एक नया रिस्क फैक्टर निकल के सामने आया, डॉक्टर बिने ने हाईलाइट किया भी, जो प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, और आजकल का यंग जनरेशन इस पे बहुत यही काम कर रहा है, बिकॉज दे आर यूजुअली सिटिंग एंड वर्किंग। लैपटॉप्स पे काम होता है, बेसिकली एक्सरसाइज उनकी लाइफ से एक तरह से नाम मात्र रह गया है। वो बैठे बैठे सारा दिन काम करते हैं, एंड प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज़ इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग दीज डेज, सो इट्स अ रिस्क फैक्टर। तो उसके लिए एक यूजुअली जो बताया जाता है वो ये करना चाहिए भी, आप अगर सिटिंग जॉब में हैं तो हर हाफ एन आवर के बाद, हर 40 मिनट्स के बाद आप वॉक ज़रूर करें, अपने वर्किंग एरिया में ही वॉक ज़रूर करें। सिटिंग को आप इंटरप्ट करें और उसको बिल्कुल प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स में ना बैठें, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स। और जहाँ पे आप वर्किंग एरिया में हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, लिफ्ट का कम यूज़ करें, सीढ़ी चढ़ें। ये सब कुछ बहुत इजी तरीके हैं जिससे आप अपनी चीज़ों को, अपने रिस्क फैक्टर्स को और कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि अगर आप बैठ के काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, तो मैं कहूँगा कि खड़े होकर काम करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रोलॉन्ग सिटिंग मेंटल क्लाउडिंग करता है, तो आपकी इफ़िशिएंसी वैसे भी कम हो जाती है। तो सिटिंग या सीडेंट्री हैबिट, इसको जितना हद कोशिश कर सके अवॉइड करें। प्रोलॉन्ग ट्रैवलिंग, जैसे कार में 2-2 घंटे का ट्रैफिक, 2-2 घंटे का ट्रैवल है, वो भी 4 घंटे का ट्रैवल वो भी ऐड हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कोशिश करना चाहिए घर के पास ही कहीं काम करें, इससे स्ट्रेस भी कम रहता है। दूसरा मैं इंपॉर्टेंट बात ये डिस्कस करना चाहूँगा, जो कभी भी 40 के एज के अबव अगर जब एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो पहले उन्हें एक बार अपना चेकअप करा लेना चाहिए, जैसे कि TMT, ताकि वो पता चले कि वो कितने फिट है एक्सरसाइज करने के लिए। सडन हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। ये सही है।
एक ये भी देखने में आया डॉक्टर विनय, ये विटामिन डी लेवल्स, इंडियंस में विटामिन डी लेवल्स बहुत कम पाए जाते हैं और कहीं ना कहीं उसका एसोसिएशन भी हार्ट डिजीज से पाया जा रहा है। तो इसके बारे में भी आप हाईलाइट करिए थोड़ा। वो थोड़ा एसोसिएशन है, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टडी आई हैं कि विटामिन डी डिफिशियंसी से हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है, मगर ये बड़ी स्टडी में ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हमें अपना विटामिन डी कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर ये कम है, जो ये बहुत कॉमन है, तो हमें उसके लिए सप्लीमेंट लेना चाहिए। यही एक और भी ऐसे रिस्क फैक्टर बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर कम हो गया, प्रोलॉन्ग सिटिंग में सब लोग बैठ के काम करते हैं आजकल का यूथ, और सभी जो व्यस्त हैं ऑफिस में, तो और एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी से वंचित होती जा रही है। तो इन सब चीज़ों को ख्याल रखने की ज़रूरत है और इसीलिए हम ये चीज़ें बार बार रीइंफोर्स करते हैं। हमारा मेजर मोटिव और ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहे और आपको ज़रूरत ना पड़े ये कॉस्टली प्रोसीजर्स की। और कॉस्टली की बात भी नहीं है, जब आपको कुछ प्रॉब्लम आती है हार्ट की तो देन इट बिकम्स अ वेरी रिस्की अफेयर। किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो अगर टाइम से हॉस्पिटल ना पहुँचे और टाइम से उसका इलाज ना हो तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो इसी बात से बचने के लिए हम वो सब चीज़ें करें जिससे हम इस विशियस साइकिल में ना पड़ें। ये बहुत ज़रूरी है और इसको पूरे अपने दिमाग में बांध के रखें। ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं, कैसे अपने रिस्क फैक्टर्स को आप कंट्रोल करके हार्ट डिजीज़ से बच सकते हो। इसके बियॉन्ड आप कुछ लास्ट में बोलना चाहोगे डॉक्टर? अगर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो यंग हैं, अराउंड बिलो 25, और कई बार एक्सरसाइज करते समय या डांस करते समय कई बार सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं, जो कि हम न्यूज़पेपर में सुनते हैं, कई बार सोशल मीडिया में वीडियो आती है। तो मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि अगर उनके फैमिली में कोई भी इस तरह की हिस्ट्री है, जैसे कि कज़न की तरफ या पेरेंट्स में, तो उन्हें अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए। रूटीन चेकअप में ईसीजी, इको और ट्रेडमिल टेस्ट कराना चाहिए। कई बार बहुत सारे अरिदमियास होते हैं, सडनली हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उस वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, तो उन्हें अपना एक इवैल्यूएशन कराना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। आजकल ये भी बड़ा एक प्रचलन है, अभी लोग रनिंग बहुत करते हैं। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की रन्स बहुत कॉमनली होती हैं जो ऑर्गेनाइजर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें भी बहुत से लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट उनको अपनी हार्ट हेल्थ के बारे में नहीं पता। अब कुछ डिजीज़ हैं जो फैमिलियल होती हैं, जो आपकी फैमिलीज़ में रन करती हैं, उसको हार्ट की मोटाई बढ़ जाती है और वो कुछ डिजीज़ आपकी फैमिली को, जिनको है फैमिली मेम्बर्स को, उनको सडन कार्डियक डेथ के लिए भी रिस्क पे डालती हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है डॉक्टर विनय जो हाईलाइट कर रहे हैं भी। अपने इन सब चीज़ों को करने से पहले एक नॉर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट जो बहुत सिंपल है एंड इट्स नॉट कॉस्टली ऑल्सो, इको और टीएमटी में कुछ खास कॉस्ट नहीं आता है, तो वो करके रखें और स्क्रीनिंग में आप जांच कर लें भी। अगर आप ये आपको डिजीज़ ना हो देन यू आर एब्सोल्युटली ओपन टू कंटिन्यू द एफर्ट्स विच यू आर डूइंग, कंटिन्यू द रनिंग विच यू वांट टू डू। आप कोई हाइकिंग करना चाहते हो, रनिंग करना चाहते हो या स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो, तो फिर आप वो सब बड़े सेफ तरीके से कर सकते हो। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कितना एक्सरसाइज करना अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज हार्ट के लिए बेटर है। जस्ट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज ही काफ़ी है। अगर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है वो हार्मफुल भी हो, लेकिन वो उतना बेनिफिट नहीं है जितना कि आपका काम जो है मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज से काम अच्छा हो जाता है। वो आप अपने शौक के लिए कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज इज गुड इनफ फॉर हार्ट। ये बिल्कुल अच्छा, ये एक वो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो हर जगह लागू होता है। तो आई थिंक मॉडरेशन इज़ ऑलवेज गुड। अगर आप रनिंग भी कर रहे हो तो ये मत सोचो मैं रोज़ 10 किलोमीटर रन करूँगा। तो आई थिंक ब्रिस्क वॉकिंग इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज। माइल्ड जॉगिंग वन कैन डू, बट 2-3 किलोमीटर्स ब्रिस्क वॉकिंग या 2 किलोमीटर का जॉगिंग हो जाए, दैट्स वेरी गुड फॉर हार्ट। इट्स अ कार्डियो एक्सरसाइज। कुछ आप योगा करें, कुछ आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें। तो ये इन सब चीज़ों को करते हुए आप अपना ध्यान रखें। मेडिटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी भी काफ़ी अच्छा है अगर हम अपना साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कम कर सकें। और
बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी प्रेशर में आने के बाद उनको हार्ट अटैक पड़ जाता है। मेंटल प्रेशर या साइकोलॉजिकल प्रेशर आने पे हार्ट अटैक हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पिरिचुअलिटी है या मेडिटेशन है, वो आपको ट्रेन करती है, आपके ब्रेन को ट्रेन करती है कि आप उस स्ट्रेस को आसानी से झेल सको। क्योंकि मेडिटेशन करने से या स्पिरिचुअलिटी से कोई स्ट्रेस कम नहीं होता। लाइफ की प्रॉब्लम आती रहेंगी, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को ईजिली हैंडल कर सकते हो। बिल्कुल सही है। सो इट हैज़ टू बी अ ब्लेंड ऑफ कार्डियो एक्सरसाइजेज, ब्लेंड ऑफ कार्डियो एक्सरसाइज विद योगा एंड मेडिटेशन, जो आपको बेटर बनाती है। और एक चीज़ और है, योगा और मेडिटेशन से आपका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट भी कंट्रोल में ज़्यादा आते हैं। सो वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। इन सब चीज़ों का प्रयोग करें, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, अपने रिस्क फैक्टर्स को पूरा कंट्रोल में रखें। हमने बहुत बार बताया, ये सब चीज़ें आप करते रहेंगे तो आप हार्ट डिजीज़ से बचे रहेंगे, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। Thanks for listening this episode, and we'll keep coming to you with more such information which is very important for everybody, and which will go a long way in controlling your heart disease and making your heart more healthier and better, so that you can enjoy your life. Thank you.